हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे और इसी के बेस पर 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पर 2026 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में संदर्भ कैसे लिखा जाएगा ये बताया जाएगा। संदर्भ किस प्रकार लिखें, प्लस व्याख्या बताया जाएगा। जीवनी किस प्रकार से लिखा जाए, जीवन परिचय किस प्रकार लिखा जाए, जीवन परिचय। आवेदन पत्र कैसे लिखा जाए, आवेदन पत्र। संस्कृत के संदर्भ व्याख्या किस प्रकार लिखे जाते हैं, ये सभी एक वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। निबंध किस प्रकार लिखा जाए, तो 70 में 70 आपको यदि 70 में 70 पाना है, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 पाने के लिए ये आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको सॉल्व करवाया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है संदर्भ गद्य के और पद के किस प्रकार से लिखे जाते हैं, संदर्भ, जीवन परिचय, आवेदन पत्र, एक वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है और कंप्लीट देखना है यदि आप 70 में 70 पाना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी प्रश्न से। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। ये किस विधा से लिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तीसरा क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से आपको देखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिवेणी। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो परीक्षा गुरु माना जाता है। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है, तो श्रीनिवास दास जी हैं परीक्षा गुरु के लेखक। और परीक्षा गुरु उपन्यास ये प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि मतीराम जी हैं। कौन है, मतीराम। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं कौन कौन, तो बोधा, घनानंद और आलम ठाकुर। ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। और रीतिबद्ध काव्यधारा की बात करें, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन कौन हैं, तो केशवदास, भिखारी दास, देव, पद्माकर, चिंतामणि, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया
तो ब्रज भाषा को किया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो छायावाद के कवि कौन कौन है? तो इसमें देखिए छायावादी कवि कौन है इसमें? तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इनके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत छायावादी कवि हो जाएंगे। तो महादेवी वर्मा छायावादी युगीन कवि हैं। कनुप्रिया के रचयिता हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनुप्रिया बार बार पूछा जाता है। और कनुप्रिया के जो लेखक हैं, कनुप्रिया के जो रचयिता हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। नई कविता युग कवि हैं, नई कविता युग के कवि हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हास रस का अस्थाई भाव है। तो हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। श्रृंगार का रति होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, और करुण रस का शोक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 13 नंबर, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए सोरठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। किसका? दोहे का उल्टा होता है। प्रथम और तीसरे चरण में, प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो देख लीजिए द्वितीय चरण यहां पर है तो 13 मात्राएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार में उप प्रयुक्त उपसर्ग का नाम उप है। उप और मूल शब्द हो जाएगा हार, मूल शब्द हार हो जाएगा और उप उपसर्ग हो जाएगा। तो उप आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन, जिस समास में पहला पद संख्या वाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। और त्रि यहां पर आया है त्रि, तो त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब तीन। तो तीन भवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन होता है, यानी तीन आ गया। तो जहां संख्या की बात किया जाए वहां पर द्विगु समास होता है। ओष्ठ का तद्भव शब्द है। देखिए ओष्ठ ये संस्कृत का शब्द है और ओष्ठ संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द तद्भव कहलाता है। और तद्भव क्या है? ओष्ठ का ओठ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो त्वयी होता है, यह आपको रूप याद करना होगा, त्वयी होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। तो देखिए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होता है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। तो यहां पर लिखा जाएगा कि छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ये कर्मवाच्य हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो अव्यय कहा जाता है, अव्यय पद कहा जाता है। तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न 20 खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब का। देखिए खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अब यहां से आपको समझना है कि किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाए, व्याख्या लिखा जाए। ये आपको 6 नंबर के क्वेश्चन है। 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर इस पैरा को पढ़ेंगे
जो ये गद्यांश दिया गया है इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस पर 2 नंबर, और एक रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है तो उस पर 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से 6 नंबर इस पर आपको मिलेगा। देखिए, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की भिन्नताएं, वहां उन सब में एक एकता है। तो पहला क्वेश्चन है इस गद्यांश पर पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तब इसका संदर्भ लिखना है, और संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे देश का प्राण क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर इसी में से मिलेगा। देखिए, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें पूरा रेखांकित किया गया है, तो इस पूरे रेखांकित का अंश की व्याख्या करना है। देखिए किस प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए, खंड ब किस में है? तो ये खंड ब में है, तो ऊपर लिख देंगे खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। इसके बाद यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या किस में है? 1 में है, तो 1 लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहां पर कौन सा पैरा कर रहे हैं? देखिए, अथवा वाला करेंगे तो अथवा यहां पर लिखेंगे, और पहला कर रहे हैं तो पहला लिख देंगे। यहां पर संकेत लिखेंगे। देखिए, यहां शुरू से 2-3 शब्द लिखिए और अंत का 2-3 शब्द लिख दीजिए। तो संस्कृति अथवा डॉटेड लाइन, यह एकता है, यहां पर संकेत देंगे। इसके बाद पहला आंसर संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश, ये गद का है तो गद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड के भारतीय संस्कृति, ये किस पाठ से लिया गया है? तो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पाठ का नाम भारतीय संस्कृति और लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इतना याद होना चाहिए, तो संदर्भ आप आसानी से लिख सकते हैं, और सभी में इसी प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। इस पर आपको कितने नंबर मिलेगा? तो 2 नंबर इस पर मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए, हमारे देश का प्राण क्या है? तो हमारे देश का प्राण क्या है? तो संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो यही लिखा गया है, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। ये दूसरा का हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितना रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। देखिए, इसमें क्या करना है कि यदि आपको व्याख्या नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप इसमें लिख सकते हैं व्याख्या में, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाते हैं। आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सब क्वेश्चन लिखना है। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर लिखे हैं, ऐसे हेडिंग लगाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक का आशय है कि यद्यपि भारत में विभिन्न प्रदेशों, संप्रदायों, वर्गों अथवा जातियों के लोग रहते हैं और उनमें बाहरी तौर पर कई तरह की भिन्नताएं दिखाई देती हैं, फिर भी एक अंतर्निहित नैतिक चेतना है जो सभी को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। तो आपको
व्याख्या आता है तो व्याख्या आप लिख सकते हैं, और नहीं तो उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पद वाला एक देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदो मोही ब्रज विसरत नाही, ये वाला है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें लेखक का नाम मिल गया है। यहाँ पर देखिए सूरदास, तो लेखक का नाम क्या है? सूरदास। सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि सूरसागर के पद नामक पाठ से लिया गया है ये, और इसके लेखक सूरदास जी है, तो संदर्भ आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखिए, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता है। तो ये आपको पढ़ना होगा और इसी के बेस पर आपको इसका आंसर लिखना होगा। चलिए आइए देखिए इसका हल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरी संख्या 2, संकेत लिखेंगे उधो मोहि ब्रज डॉटेड लाइन, हित जदुनाथ, हित जदुनाथ। फिर पहला क्वेश्चन में दिया है संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पदांश। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वो गद्यांश था तो गद्यांश लिखे थे, यहाँ पर पदांश है तो पदांश लिखेंगे। पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया था रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ब्रज में रहते हुए कृष्ण ने अपने दिन गोपियों, ग्वालों और बच्चों के साथ खेलते हुए बिताए और अपना सारा समय आनंद पूर्वक व्यतीत किया। सूरदास ब्रज के निवासियों को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण को उनसे गहरा स्नेह था। तीसरा का आंसर देखिए, श्री कृष्ण को ब्रज इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वहां उनके बचपन की मधुर स्मृतियां यानी यादें और ब्रजवासियों का निस्वार्थ प्रेम जुड़ा है, इसलिए ब्रज नहीं भूलता। क्वेश्चन नंबर 2 था, इस प्रकार से आपको लिखना है तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिया है इसमें अथवा करके, तो इसमें से कोई एक करना है। तो देखिए ये इसमें तीसरा का अथवा वाला यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद, तो देखिए हिंदी में अनुवाद के लिए 3 नंबर और संदर्भ के लिए 2 नंबर, यानी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन पर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए संदर्भ में इसमें केवल पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। पाठ का नाम, इसमें लेखक नहीं होता है, लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, तो इसमें संदर्भ में केवल पाठ का नाम याद होना चाहिए और संदर्भ लिखेंगे और फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे इसका। तो ये देखते हैं ये 5 नंबर लेने के लिए संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाए। देखिए यहाँ पर संकेत प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे 3 अथवा। देखिए इसमें ऐसे संकेत लिखेंगे, संकेत नागरिका बहुकालम, यहां से ऐसे लिखेंगे। फिर संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के
प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। केवल इसमें पाठ का नाम लिखना है, यहाँ पर संस्कृत खंड लिख देना है। हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए अथवा वाला ये क्वेश्चन है। हिंदी में अनुवाद। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका, अतः ग्रामीण वासियों से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया दें। इसका व्याख्या इस प्रकार से है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो 2 क्वेश्चन है इसमें, तो इसका अथवा वाला इसका हम संदर्भ लिखकर और अर्थ लिखकर दिखा रहे हैं आप लोगों को। चौथा का अथवा वाला है। इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद करेंगे। ऐसे लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो ये इस प्रकार से लिखना है। इस पर आपको 5 नंबर इस पर भी आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें कई क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपके विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है उसका आंसर लिखना होता है। तो इस पर आपको 3 नंबर मिलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ख नंबर, इस पर देखिए लेखक का और इसमें कवि का जीवन परिचय लिखना है। 4-4 दिया रहता है, उसमें एक करना होता है। तो आइए इसको लिखकर आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 क में। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ये तीसरा है तो यहाँ पर तीसरा लिखेंगे। तीसरा, रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय लिखेंगे तो इधर संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। ये बॉक्स में यहाँ पर नाम लिखेंगे, किसका जीवन परिचय लिखा जा रहा है, उनका नाम रामधारी सिंह दिनकर। जन्म 23 सितंबर 1908, जन्मस्थान सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार, माता मनरूप देवी और पिता बाबू रवि सिंह। मृत्यु 24 अप्रैल 1974, मद्रास तमिलनाडु। रचनाएं उर्वशी कुरुक्षेत्र। अब यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। अब यहाँ से देखिए इसमें छूट गया है तो यहाँ से लिख सकते हैं उनके माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे विद्यालय में अध्यापक हो गए। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में दिल का दौरा पड़ने से हो गई और उनकी 2 रचनाएं या 3 रचना लिख सकते हैं। रचनाएं उर्वशी कुरुक्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन है कवि का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का। तो इसमें देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 ख। तुलसीदास संक्षिप्त परिचय ऐसे लिखेंगे। नाम तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी में, जन्मस्थान राजापुर बाधा उत्तर प्रदेश, माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे और गुरु नरहरिदास, पत्नी रत्नावली और रचनाएं रामचरितमानस, दुआवली, गीतावली। मृत्यु सन
1623 ईस्वी में। अब जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्धा जिले के राजापुर गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम राम बोला था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। उनकी पत्नी की एक फटकार अस्थि चर्म देह वाली उक्ति ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली। तो इस तरह से आपको रचनाएं लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो आप लोगों को याद ही होगा। अब 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है एक, या अथवा करके आप आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन पत्र आपको लिखकर दिखा रहे हैं। देखिए, लिखेंगे आवेदन पत्र, प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा का है। लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श इंटर कॉलेज भदौरा गाजीपुर, जो स्कूल का नाम हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर विषय लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ पर लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक सीमांत किसान हैं। इस साल फसल का पैदावार अच्छी नहीं हुई है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और यहाँ पर आपको लिखना होगा। इस तरह से लिखने से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी चित्र, नाम लिख देंगे, धन्यवाद लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ये प्रार्थना पत्र या पत्र भी लिख सकते हैं, और कोई भी इसमें समस्या हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें और 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर है। तो ये निबंध वाला क्वेश्चन है और ये संस्कृत के प्रश्न उत्तर वाले हैं। तो ये देख लीजिएगा। हम निबंध अगले वीडियो में आपको बता देंगे किस प्रकार से लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।